ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। तो जितने एडिटोरियल मिला करें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। आतंक के नए दौर की वापसी किस तरह से हो रही है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित जम्मू कश्मीर क्षेत्र में फिर से आतंकी हमलों का सिलसिला चल निकला है। जम्मू के सियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर ऐसे ही एक हमले में 9 लोगों की जान चली गई है और 33 लोग घायल भी हो गए हैं। और इसके अगले ही दिन कठुआ की हीरानगर में आतंकियों ने एक हिंदू गांव पर हमला किया, परंतु सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कठुआ में इस हमले के समय ही वहीं से लगभग 200 किलोमीटर दूर डोडा में सेना व पुलिस के संयुक्त नाके पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया और जिसमें 6 जवान हमारे घायल हो गए। 1 घंटे के घमासान के बाद आतंकी भाग निकलने में सफल रहे और इनमें से सियासी हमला उस समय हुआ है जब दिल्ली में नई राजग सरकार शपथ ले रही थी और इस हमले को शपथ ग्रहण से भी जोड़कर देखा गया है। और इसके पहले पुंछ राजौरी में भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में एक समानता यह है कि इनमें आतंकियों ने सड़क के दोनों ओर से पहाड़ों से सुरक्षा बलों एवं नागरिक वाहनों को निशाना बनाया और हमले को अंजाम देने के बाद पहाड़ियों के घने जंगलों में ओझल हो गए और इस कारण सेना द्वारा चलाए गए सघन तलाशी अभियानों से खास परिणाम नहीं निकले। देखिए एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती। 370 हटाने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू संभाग में आतंकी हमलों के तौर तरीकों में पेशेवर बलों की छाप स्पष्ट दिखी है। इनमें बख्तर भेदने वाली गोलियां और अमेरिकी मूल की M4 ऑर्डिनर राइफलों का भी उपयोग देखा गया है। 5 मई को वायुसेना के काफिले पर हमले में वांछित आतंकी हादून पाकिस्तान सेना के विशेष कमांडो दस्ते स्पेशल सर्विस ग्रुप का सदस्य रह चुका है और इसी तरह हीरानगर हमले के दौरान मारे गए रावलाकोट के रहने वाले आतंकी रेहान अली को पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर फौजी वर्दी में तस्वीरें वायरल हुई हैं और उसे फौजी बताकर श्रद्धांजलि भी दी जा रही थी। आशंका यह है कि पुंछ राजौरी क्षेत्र में फैले पीर पंजाल के पहाड़ों में स्थित घने जंगलों में ठीक ठाक संख्या में जिहादी आतंकी छिपे हुए हैं। ये जम्मू क्षेत्र में घात लगाकर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और तेजी से वापस घने जंगलों में ओझल हो जाते हैं। ये आतंकी पाकिस्तानी फौज के विशेष बलों में काम कर चुके हैं और इन्हें स्थानीय इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों का सहयोग भी प्राप्त है। ये स्थानीय लोग आतंकियों को न सिर्फ सैन्य आवाजाही की जानकारी मुहैया कराते हैं बल्कि कड़ाके की सर्दियों के दौरान उन्हें रहने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। और समस्या है कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले इन जंगलों में छिपे इन आतंकियों, जिनकी संख्या का अभी सही अनुमान नहीं है, का सफाया करने के लिए यदि बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाए तो आशंका है कि हमें बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को खोना पड़े। हालांकि वायुसेना संसाधनों जैसे शरीर की गर्मी पकड़ने वाले टोही और आत्मघाती ड्रोन आदि का उपयोग कर कुछ सीमा तक संभावित नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। और जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही आतंकी हमलों पर अंकुश लगाया गया तो उससे सटे पंजाब और हिमाचल के इलाकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यदि सैन्य अभियान में आतंकियों का सफाया कर दिया जाए तो भी कुछ वर्षों में फिर से यही स्थिति होगी, क्योंकि पिछला अनुभव बताता है कि विभिन्न भौगोलिक और अन्य कारणों से सीमा पार घुसपैठ पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ते हुए यह लगभग चौथा दशक है, परंतु हम अभी तक इसकी स्थायी काट नहीं तलाश पाए हैं। मोदी सरकार ने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश अवश्य दिया था और जिसके बाद बड़े आतंकी हमलों में गिरावट देखी गई। इसके बावजूद ऐसे जवाबी हमले स्वाभाविक रूप से घुसपैठ के उन मार्गों को बंद नहीं कर सकते जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को उपलब्ध हैं। अगर इस सीमा पर पार आतंकवाद को बंद करना है तो हाजी पीर दर्रे और घुसपैठ के अन्य मार्गों को भारत को अपने नियंत्रण में लेना होगा और इसके बिना अनुच्छेद 370 को हटाने का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आतंकी जम्मू कश्मीर के बाहर से काम की तलाश में वहां पहुंच रहे कामगारों की हत्या कर रहे हैं और जिन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को सरकार द्वारा नौकरियां दी गई उन्हें भी आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए आवश्यक कि सभी समय आने पर सीमा पार जो भी कदम उठाया जाए वह स्थायी सामरिक लाभ और सीमा पार घुसपैठ पर हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए होना चाहिए, यानी कि स्थायी समाधान एक तरह से होना चाहिए।
और रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान का सामरिक महत्व पश्चिम और चीन दोनों के लिए फिर से बड़ा है। क्या हुआ है? बड़ा है। और पाकिस्तान बनाने वाले भी यह जानते थे कि उसका आर्थिक औचित्य कम ही है और उसे अपने भू राजनीतिक महत्व के बल पर ही अपनी अहमियत बनाए रखनी होगी। ऐसे में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा का जो असामान्य दौर प्रारंभ किया वह किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि LAC पर चीन के साथ अभी भी सैन्य तनाव बना हुआ है। कई स्थानों पर आप देखिए दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर भारत का संघर्ष विराम समझौता लागू है। यह समझौता तब हुआ जब भारत चीन तनाव अपने चरम पर था। और आप देखिए पाकिस्तान ने उन दिनों अपनी बेहद खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत के साथ किसी प्रकार टकराव मोल नहीं लेना सही नहीं समझा था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब फौज के रिश्ते भी खराब चल रहे थे और पाकिस्तानी जनरल इमरान को हटाने की योजना बना रहे थे और जिसमें आंतरिक अस्थिरता की आशंका थी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी फौज भारत चीन सैन्य तनाव के बीच भारत से संघर्ष विराम को तैयार हुई थी। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। इस आशंका से इनकार नहीं है कि पाकिस्तानी फौज अब संघर्ष विराम समझौते से किनारा कर चीन के साथ मिलकर भारत पर 2 मोर्चे पर सैन्य दबाव बनाना चाहती है। और लेखा काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंधित सामरिक विश्लेषक है, इनका नाम है दिव्य कुमार सूती। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बार आप लोग मैप को देखिए यहाँ भारत आइए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की हमारी सीमा चाइना से लगती है। अब 2 तरफ से आप देखते हैं कि हमें घिरे हुए हैं। यहाँ भी हमारा सीमा विवाद चाइना से भी चलता रहता है, झड़प भी होती रहती है। ये आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु शिक्षा का क्षेत्र कमोबेश उपेक्षित ही रहा है। और देखिए शिक्षा आप सभी जानते हैं कि सभी की आधारभूत जरूरत है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और हमारे देश में शिक्षा कितनी महंगी है ये भी आप जानते हैं और सरकारी स्कूलों का क्या हाल रहता है आप भी जानते हैं। तो नई सरकार फिर से शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करेंगे। इसका अर्थ यह है कि अभी तक तेजी नहीं दिखाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य और निर्माण से जुड़ा विषय समाज और सरकार की प्राथमिकता सूची में निचले क्रम पर दिखता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता प्राप्ति का सीमित और तत्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है। और आप देखते हैं कि निस्संदेह मोदी सरकार ने पिछले सरकारों की तुलना में अधिक IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले, परंतु क्या हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एक एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्वेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित शैक्षणिक परिवेश, रोजगार परक शिक्षा, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधान परक काम नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद थी कि बीते 10 वर्षों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल की जाएगी, परंतु इस दिशा में अभी तक खाना पूर्ति ही अधिक हुई है। जहां बुनियाद बदलने की शर्त हो, क्या वहां केवल साज सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ी हुई है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि शिक्षा कोई भी नीति ले आना, नई शिक्षा नीति ले आना, ये अलग बात होती है और जमीनी स्तर पर लागू होना अलग बात हो जाती है। और अभी आपने देखा हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं आपने शिक्षा का मुद्दा सुना है कि शिक्षा मुद्दा बना हो हमारे यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ आप देखिए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति, संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही मुद्दे बने और इन्हीं पर पूरा चुनाव हुआ। और जब शिक्षा की बात होने लगेगी तो आप सोचिए कि क्या स्थिति रहेगी हमारे देश की और शिक्षा की व्यवस्था की। निसंदेह भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन जैसे मानविकों के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मामूली मजबूती मिलनी चाहिए और इसी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषण मिलना चाहिए और अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। सहयोग और संतुलन, सामाजिक
संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह अस्तित्व के मूल स्रोत की पहचान की जानी चाहिए। कैसी विडंबना है कि हमारे बौद्धिक, राजनीतिक, अकादमिक विमर्श में भारतवर्ष में व्याप्त विविधता में एकता का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, परंतु उसे पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों और त्योहारों आदि को की कोई चर्चा नहीं होती है। क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है। भारतीयों के साहस और संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है और देश के विशिष्ट एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्म रक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी, समाज सुधारकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख दिया। 2-4 का महिमा मंडन किया गया है। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और पाठ्य सामग्रियों में आस्था एवं विश्वास पसंदी, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है और उसमें अधिकार भाव का प्रबलता है और कर्तव्य भाव का गौण है। वर्गीय चेतना के नाम पर अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं तथा पारस्परिक मतभेद एवं संघर्षों को शिक्षा के माध्यम से पाला पोसा बढ़ाया गया और मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा जैसी कृत्रिम लड़ाइयां शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गई। परिवार, समाज एवं राष्ट्र की इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर क्या शिक्षा व्यवस्था में समन्वय, समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए? स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बात जो रही है, क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपान का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए? क्या आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष और यातनाओं की व्यथा कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होनी चाहिए? क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान और व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पैरवी की गई, परंतु अभी तक इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। विभिन्न स्तरों की परीक्षा पद्धति, प्रश्न पत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में सुधार आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या विकराल होती जा रही है। अभी नीट का मामला सुर्खियों में है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के साथ परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं हो सके हैं। यह समय की मांग है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को गति एवं दिशा मिले तथा पाठ्यक्रम में अविलंब व्यापक परिवर्तन हो। लेखक, शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं प्रेरणा कुमार, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है यहाँ। संयम का महत्व। चूंकि यह संसार विविधताओं से परिपूर्ण है तो हमारे मन को विचलित होने के लिए अनगिनत दिशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। हमारा मन अभिलाषाओं का भंडार है। एक इच्छा की तृप्त होते ही तुरंत उसमें एक नवीन इच्छा का अंकुर फूट पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सांसारिक विषय एवं माया मोह मन के लिए एक सशक्त आकर्षण केंद्र की भूमिका निभाते हैं। परिणाम स्वरूप मन पर विभिन्न दिशाओं से अनेक खिंचाव आरोपित होते हैं और ये मन में अशांति की अवस्था को जन्म देते हैं और यहीं पर संयम हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। और यदि समय से संयम के सूत्र आत्मसात कर लिए जाएं तो भटकाव से बचा जा सकता है। और संयम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी सहायता से मन में व्याप्त अशांति एवं विक्षोभ से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि संयम रूपी ब्रह्मास्त्र की सिद्धि इतनी सरल भी नहीं है। संयम को अपने जीवन में उतारने के लिए मनुष्य को कठोर साधना से गुजरना पड़ता है। विषयों के प्रति आसक्त मन को समझाने का प्रयास करना पड़ता है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है एवं उसका अस्तित्व अधिक समय तक विद्यमान रहने वाला नहीं है। मन को यह सत्य भली भांति समझाने में जो सफल हो जाता है वह संयम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संयम की साधना में उन्मुख होने से पहले यह जान लेना है भी आवश्यक है कि संयम एवं दमन में अंतर है। जहाँ संयम बाह्य विषयों के प्रति आकर्षण को न्यूनतम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास है, वहीं दमन अपनी इच्छाओं पर की गई एक तरह की जोर जबरदस्ती है और दमन की प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और संयम मनुष्य को प्रवृत्ति से जोड़ना सिखाता है। और आप देखेंगे कि
संयमी व्यक्ति आत्मिक रूप से निरंतर शुद्ध होता रहता है और स्वयं की सहायता से हम अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए स्वयं को पवित्रता के उच्चतम स्तर तक ले जाने में सफल हो सकते हैं। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है। एक साथ चुनाव का एजेंडा, आप देख रहे हैं एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना, तो यह शुभ संकेत है कि एक देश एक चुनाव संबंधी रिपोर्ट सीगी कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती है और इसका अर्थ है कि मोदी सरकार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी अपने अन्य एजेंडों के साथ एक साथ चुनाव कराने के अपने एजेंडे को लेकर भी गंभीर है। इस गंभीरता का पता इससे भी चलता है कि कानून मंत्रालय ने अपने लिए 100 दिन का जो एजेंडा तय किया है और उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना भी है। कानून मंत्री ने अपने इस एजेंडे को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि सहयोगी दल भी इस पहल का समर्थन करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते चले आ रहे हैं, इसलिए तेलुगु देशम पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस तरह अन्य सहयोगी दलों और विशेष रूप से जनता दल यू से भी इस पहल को समर्थन मिलने की उम्मीद है। और इसका कारण कुछ माह पहले जनता दल यू के नेताओं की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई मुलाकात भी है। और आप देखेंगे इस मुलाकात में इस दल के नेताओं ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया था। ज्ञात हो कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक साथ चुनाव के विषय पर विचार करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। और एक तथ्य यह भी है कि विगत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन कर चुके हैं। और यह सही है कि कई विपक्षी दल एक साथ चुनाव के विचार पर आपत्ति जताते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी यह आपत्ति विरोधी वाली राजनीति से ही अधिक प्रेरित है। वे इस पर ध्यान देने के लिए जानबूझकर तैयार नहीं है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से सभी दलों के राजनीतिक एवं आर्थिक हित सधेंगे और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ भी कम होगा और इसके अतिरिक्त आम जनता की परेशानी भी कम होगी। यह ठीक है कि एक साथ चुनाव के विचार को अमल में लाने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, लेकिन यह ऐसा कोई काम नहीं है जिसे ना किया जा सके। उचित यह होगा कि जो दल एक साथ चुनाव के विचार का विरोध कर रहे हैं वे दलगत राजनीति से उठकर और राष्ट्रीय हितों की चिंता करें। उन्हें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे और विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे इन तर्कों का कोई मूल महत्व नहीं है कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के प्रतिकूल है और इससे राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ मिलेगा। हाल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को आंध्र प्रदेश में मिली सफलता यही बताती कि यह थोथा तर्क है। और देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की ये चिंता है कि अगर एक साथ चुनाव कराए गए तो आप देखिए राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और राष्ट्रीय पार्टी उसे फायदा मिलेगा। जैसे आप देखिए दिल्ली में आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा के हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलती है और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिलती है। अगर दोनों एक साथ हुए तो आम आदमी पार्टी की चिंता है कि एक साथ हुए तो बीजेपी को फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में, तो उसी को लेकर चिंता जताई जाती है। और जो इसके पक्षकार हैं वो कहते हैं कि बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगी रहती है तो काम ठप्प पड़े रहते हैं और एक तरह से वोटर को भी परेशान होना पड़ता है कि हर साल कहीं ना कहीं कोई चुनाव हो जाता है। 1 साल 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएगा वोटर तो वोट परसेंट भी बनेगा कि चलिए हम सोचेंगे एक ही बार तो वोट डालना है तो चलते हैं। अब आप सोचिए साल में हमें 5 बार वोट डालने जाना पड़ेगा, 3 बार वोट डालने जाना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग में एक तरह से आलस आने लगेगा। तो उसी को लेकर बातें भी हो रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इन नदियों पर कब्जे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाला बन चुकी कोकरेल नदी पर अवैध कब्जा हटाने के लिए राज्य सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई उसी का परिणाम है कि इस नदी के पुनर्जीवन की संभावना बलवती हो उठी। और एक समय था जब गोमती की इस सहायक नदी में हर समय पानी रहता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और नेताओं ने भी ऐसे लोगों को संरक्षण देकर नदी की भूमि पर बसाया। और नदी पर किस कदर कब्जा था इस बात पर से समझा जा सकता है कि 4 मंजिला भवन तक खड़े हो गए थे। 6 माह पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इन भवनों पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अब कब्जे से बसे एक मोहल्ले का एक बड़ा हिस्सा खाली कराया जा चुका है। यह केवल सरकारी कार्यवाही नहीं, प्रदेश की उन नदियों के लिए भी जीवन का संदेश है प्रदेश की जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। कोकरेल उन सभी छोटी नदियों के लिए मानदंड बनेगी जो खत्म हो गई हैं या फिर खनन खत्म होने की कगार पर है। और प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसी नदियां हैं जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और इसका कारण उन पर हुआ अतिक्रमण ही है। महानगरों में गंगा यमुना किनारे हजारों भवन अतिक्रमण कर
बना लिए गए। और यह विडंबना है कि वोटों की चाह में नेताओं ने वहां सड़क, बिजली, पानी तक उपलब्ध करा दिए हैं। यह अलग बात है कि हर बाढ़ में ऐसी आबादी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले छोटी नदियों को मुक्त कराना जरूरी है, क्योंकि इनका प्रवाह लौटा तो वह बड़ी नदियों में प्रवाह भी बना रहेगा। सरकार ने कुकरेल नदी को जिंदगी देने के लिए जो प्रयास शुरू किए हैं वह अन्य नदियों तक भी पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, चलिए आप लोग बताइए नीचे। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। सिविल सेवा में महिलाओं की भूमिका, तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों पहले सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम आए थे ना, उस पर गौर करने से महिलाओं की बढ़ती भूमिका का पता चलता है। और इस साल के टॉप 10 में आधा दर्जन महिलाएं शामिल हैं। कुल 1016 सफल उम्मीदवारों में से महिलाओं की संख्या 352 है। और 16 तारीख को आप देखते हैं कि आपका प्रीलिम्स है, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। अच्छे से देके आइए और उन्हें क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझा करिएगा कि क्वेश्चंस की मांग क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है। नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह 2018 में 24% से बढ़कर 2024 में 34% हो रही है। आज महिलाएं संघर्ष व ताकत का अद्भुत कहानियां लिखने के लिए मेहनत कर रही हैं। 22 साल की डोनूरू अनन्या रेड्डी अखिल भारतीय रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करती हैं। यह उनका पहला ही प्रयास था। वह तेलंगाना के एक छोटे से गांव में से आती हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से भूगोल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शीर्ष 10 अभ्यर्थियों में अल्पसंख्यक समूह से आने वाली एकमात्र उम्मीदवार महिला है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मी नौसीन चौथे प्रयास में 9वीं स्थान पर हासिल की है उन्होंने। तीसरे असफल प्रयास के बाद वह अवसाद में चली गई थी, लेकिन अगले परिणाम से पता चला कि वह जल्दी स्वस्थ हो गई। वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने वालों में से एक है। वहीं पंजाब ने भी शीर्ष 100 उम्मीदवारों में एक स्थान हासिल किया है। 31 वर्षीय गुरलीन कौर ने अपने चौथे प्रयास में आप देखिए 30वीं रैंक हासिल की। डॉक्टर बलविंदर कौर मान सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी की बेटी भी एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। 2021 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग में 9वां स्थान मिलने पर वह प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गई थी। उनकी सफलता अपने आप में एक संघर्षपूर्ण कहानी कहती है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्णकालिक नौकरी से अध्ययन अवकाश के बिना ही लक्ष्य साध कर इतिहास कायम किया है। महिलाओं के संघर्ष और ताकत की कहानी सरिका एके के बिना अधूरी है। और 2023 वर्षीय एके इस केरलवासी के पिता शशि कतर में ड्राइवर हैं। मां रागी सामान्य ग्रहणी व सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। यह ऐसा विकार है जो मांसपेशियों की गति को प्रभावित करता है। सरिका का दाहिना हाथ पूरी तरह से अक्षम है और उनके बाएं हाथ की केवल 3 उंगलियां ही काम कर रही हैं। शारीरिक रूप से अक्षम इस महिला ने अपने दूसरे प्रयास में ही 922वीं रैंक हासिल की है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। उपयुक्त तमाम प्रदर्शन इस बात को रेखांकित करते हैं कि सार्वजनिक सेवा भारत में युवा पीढ़ी की शीर्ष आकांक्षाओं में से एक है। नौकरशाही और आप देखिए कार्यकारी तंत्र इस पर निर्भर रहा और इन साहसी महिलाओं के संघर्ष ने हमें शक्ति की कई हृदय स्पर्शी कहानियों से परिचित कराया है और साथ ही युवा भारत के लिए प्रेरणा का नया स्रोत भी बनकर उभरी है। लेखक सामाजिक मामलों के जानकार हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए। अब देखिए महिलाओं की भागीदारी होगी तो महिलाओं की क्या समस्याएं हैं उन्हें बेहतर महिलाएं ही समझ सकती हैं। उनका समाधान किस तरह से हो सकता है इस पर भी महिलाएं ही बेहतर काम कर सकती हैं। और इसकी पीडीएफ आपकी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां मिल जाती है, तो ये टिप्पणियां पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की राह आसान, चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2014-15 में 23.7% था, जो अब बढ़कर आप देखिए 28.4% हो गया है। और केंद्र सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को पठन पाठन से जोड़ने और कुशल कामगार बनाकर देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के अपने प्रयास के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक वर्तमान 27% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा है। और आप लोग पूछते रहते हैं ना कि इन पॉइंटों के हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं निबंध में, आंसर राइटिंग में। तो ये आंकड़े आप लोग शिक्षा के सुधार के रूप में लिख सकते हैं कि अच्छा शिक्षा में सुधार हो रहा है। 2014-15 में
23.7% था, जो अब बढ़कर 28.4% हो गया और सरकार इसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा है। पिछले एक दशक में देश में उच्च शिक्षा को लेकर रुझान भी बढ़ा है और शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा को लेकर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के नामांकन में पिछले 8 वर्षों में 26% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। छात्राओं के नामांकन में यह वृद्धि 32% है। इससे यह साबित होता है कि महिलाएं उच्च शिक्षा में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और इसमें सुधार हो रहा है। उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। CUET कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की वकालत लंबे समय से की जाती रही है ताकि वहां विद्यार्थियों को जगह मिलने का मानक योग्यता हो, नंबर नहीं। और CUET लाने का जो उद्देश्य था कि गला काट कट ऑफ की रेस को कम किया जाए और CUET से 12वीं में 90% से अंक नंबर पाने वाला रेस से काफी हद तक राहत मिल गई है। 90% से अधिक अंक लाकर भी छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की मनचाही कॉलेज की वेटिंग लिस्ट में ही पड़े रहते थे। और देश में आप देखिए 12वीं की परीक्षाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समेत 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं और जिनके मूल्यांकन पैमाने में एकरूपता नहीं है। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में नंबर देने के मामले में CBSE जैसे पैमाने नहीं अपनाए जाते। वहां बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए भी 75% नंबर लाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और आप देखते हैं कि अब जो बच्चा उपयुक्त होगा उसी का नामांकन हो पाएगा। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि देश में प्रत्येक बोर्ड की मार्किंग के पैरामीटर अलग अलग हैं। खासकर केंद्रीय बोर्ड मसलन CBSE अंक देने के मामले में अतिशय उदारता दिखाता है। इसी कारण राज्यों के परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंक केंद्रीय बोर्ड की तुलना में कम होते हैं और संभव है कि प्रतिभा की कसौटी पर कोई 70% अंक हासिल करने वाला विद्यार्थी 95% नंबर वाले की तुलना में अधिक प्रतिभावान हो, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में नामांकन लेकर पढ़ाई करने का उसका सपना केवल इसलिए अधूरा रह जाएगा क्योंकि उसके अंक 99% तक नहीं पहुंच सके। पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए छात्रों पर ज्यादा प्रतिशत लाने का दबाव रहता था, लेकिन अब नया सिस्टम लागू हो गया और जिसमें यह दबाव कम हो गया और नए शिक्षण संस्थान एक चिंता की तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए कि वह यह है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय आरंभ किए जाने की दर बहुत निराशाजनक है। पिछले 30-35 वर्षों में जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थान खुले हैं। सरकारें निजी संस्थान को इस दिशा में प्रोत्साहित करती रही हैं और ऐसे में आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे तो निजी शिक्षण संस्थानों में चले जाते हैं, परंतु कम आय वाले परिवारों के एवं कम अंक पाने वाले विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय की मुक्त पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के लिए मजबूर होते हैं। और आप देखिए जिनकी हैसियत महज कागज पर डिग्री से अधिक कुछ नहीं होती है। हमें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि एक किस तरह का शैक्षणिक ढांचा हमने बना दिया है और जिसमें अधिकांश छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है और जिसकी सिफारिशें कस्तूरी रंगन समिति ने की थी। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा जब इसे बड़े दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। और डिजिटल विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए देश भर में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने की पहल की है। यह कदम भारतीय शिक्षा पद्धति पर अमिट प्रभाव डालेगा और इससे जहां एक और फिजिकल रूप से कक्षा में आने की बाध्यता खत्म होगी, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बढ़ाने के दबाव से भी निजात मिलेगी। वस्तुतः डिजिटल विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो छात्र छात्राओं को कई तरह के कोर्स और डिग्रियां की शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है, तो आप देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आवेदकों की संख्या अक्सर उपलब्ध सीटों की संख्या से कई गुना अधिक होती है और इस बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संस्थान और उनमें ज्यादा सीटों की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, अभी अधिकांश गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान देश के महानगरों और प्रदेश की राजधानियों तक ही सीमित हैं, जिसका दायरा देश के दूर दराज क्षेत्रों तक करना होगा ताकि अधिक से अधिक छात्रों के लिए सुगमता हो और सामान्य छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और आप देखिए एक सुझाव यह भी है कि इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेई मेडिकल के लिए
NEET और अंडर ग्रेजुएट के लिए CUET को मिलाकर एक ही प्रवेश परीक्षा कर दी जाए। CUET, जेई और NEET के विलय के विचार को क्रियान्वित करने के लिए गहन योजना की आवश्यकता है। मालूम हो कि IIT समेत विभिन्न इंजीनियरिंग उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक स्तर के दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा जेई मेन और फिर किसी एक IIT द्वारा जेई एडवांस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसमें 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसी प्रकार एम्स सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में UG कोर्सेस MBBS, BDS, BHMS और BAMS आदि में नामांकन के लिए NTA द्वारा प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हर साल किया जाता है और इसमें लगभग 15 लाख परीक्षार्थियां शामिल होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि देश भर के स्कूल और कॉलेजों को गुणवत्ता के स्तर पर बेहतर और समान बनाया जाए ताकि नंबरों की होड़ के बजाय प्रतिभाओं का विकास हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कम नहीं है चुनौतियां। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर नए कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की दर बहुत निराशाजनक है। पिछले लगभग 30 वर्षों के दौरान जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम संस्थान खुले हैं। आज सरकार बड़ी मुश्किल से देश के सभी राज्यों में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कर पाई है, जबकि देश की उच्च शिक्षा को 40-50% दर से ले जाने के लिए देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय स्थापित करने होंगे। और उच्च शिक्षा में बढ़ते नामांकन को देखते हुए सरकार को न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ानी चाहिए बल्कि उनकी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाने पर जोर देना चाहिए। सरकारें उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों को प्रोत्साहन करती रही हैं और 12वीं के बाद कौशल विकास संबंधी शिक्षा पर जोर तो दिया जाता है, परंतु उसके लिए पर्याप्त संस्थान भी खुलने चाहिए। इसकी चिंता सरकारें कब करेंगी? जिन छात्रों को निजी विश्वविद्यालयों की ओर से रोक करना पड़ता भी है और आप देखते हैं वहाँ सरकारी शिक्षण संस्थानों की तुलना में शुल्क 20 से 30 गुना तक अधिक होते हैं। वहीं आप देखते हैं कि दूसरी ओर ऐसे संस्थानों में कहीं शिक्षक कम होते हैं तो कहीं छात्र अधिक होते हैं। ऊंचे कट ऑफ की वजह से निजी विश्वविद्यालयों में पहुंचने वाले छात्रों के लिए नौकरी की गारंटी पाना और भी कठिन रहा है, क्योंकि वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय छात्रों की संख्या की बात ज्यादा होती है। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के गुणवत्तापूर्ण अधिकांश संस्थान दक्षिण भारत में स्थित हैं और इनमें से अधिकांश निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित हैं और इनकी प्रवेश फीस की ही इतनी है कि अपने बच्चों का इन कॉलेजों में प्रवेश कराने के लिए गरीब निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगानी होती है। और ये संस्थान आम आदमी को केंद्र में रखकर नहीं बल्कि अभिजात लोगों के लिए स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा की व्यावसायिक मानसिकता के कारण आम आदमी स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थान के निवेश एवं स्थापना की नीति से आम भारतीय यह सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या हमारा देश अमेरिका, इंग्लैंड या फिर अन्य यूरोपीय देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन बनकर रह गया। और यहाँ यह बात भी याद दिलाना आवश्यक है कि देश में सर्वोच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी अध्यापकों की भारी कमी है, जबकि इस मामले में राज्यों को विश्वविद्यालयों की हालत और भी खराब है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता दी जाए, साथ ही इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे नियामकों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाना चाहिए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश में उच्च शिक्षा रुग्ण अवस्था में और पुरातन तथा जीर्ण शीर्ण हो चुके आधारों पर टिकी हुई है। अंत में भारत को भी एक नॉलेज पावर बनना है तो विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम तय करने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को अपने यहाँ नियुक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए हमारे छात्रों को अमेरिका, इंग्लैंड की ओर ना देखना पड़े। कैलाश बिश्नोई के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तो होना चाहिए। जो कमियां हैं उन्हें बड़ी ईमानदारी से सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। शिक्षा एक तरह से आप देखिए पूरी जड़ है, एक तरह से मूलभूत जरूरत है। कुंडी ना खड़काओ, खरी खरी तंज कसा जाता है। बाकी राजनीति की बातें हो रही हैं, ताइवान से जुड़े भारत के हित ये भी देख लीजिए। ताइवान देखते हैं ना, ताइपे इसकी राजधानी, ये है ताइवान। देखिए, चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, दक्षिण चीन सागर है ये हमारा प्यारा भारत है। तो सिंगापुर में 2 जून को सांग्री ला वार्ता सम्मेलन में चीन के रक्षा मंत्री ने अपने उग्र भाषण में कहा कि चीन ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाता है,
जो कोई भी ताइवान को चीन से अलग करने की हिम्मत करेगा उसे विनाश का सामना करना पड़ेगा। ताइवान के संबंध में बीजिंग की सैन्य और आर्थिक धमकी को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं और वस्तुतः चीन ने हाल ही में एक नक्शा सार्वजनिक किया और जिसमें ताइवान के चारों ओर नौसेना नौ नौ अभ्यास क्षेत्र जिसमें ताइवान जलडमरू, ताइवान द्वीप, उत्तर दक्षिण व पूर्व के अलावा किनमेन, मात्सु, वुकियो और डोंगिन द्वीपों के क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्वी चीन के फुजियांग प्रांत के चीनी तटरक्षक बलों सीसीजी ने 23 मई को अपनी आप देखिए कि संयुक्त गश्त की त्वरित और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सामरिक व सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण वुकियो और डोंगिन द्वीपों के प्रतिबंधित जल क्षेत्रों में अभ्यास किया है। चीन इसे घेराबंदी के माध्यम से आप देखिए ताइवान अमेरिका को कड़ा संदेश देना चाहता है था और ताइवान चीन का हिस्सा है और इससे पूर्व अप्रैल 2023 में पीएलए ने पहला संयुक्त स्क्वाड्रन अभ्यास किया और इससे पहले अक्टूबर 2022 में सीपीसी की नेशनल पार्टी कांग्रेस को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान के एकीकरण को हासिल करने के लिए चीन सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अब मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका के साथ सैन्य व्यवहार को खत्म भी कर दिया। चीन का भय, ताइवान की राजनीतिक स्थिति पर चीन को भय है कि ताइवान एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता भी मिल जाएगी और जिससे मुख्य भूमि के साथ एकीकरण की संभावना नष्ट हो जाएगी। और चीन विश्व को संकेत कर रहा है कि उसका राजनीतिक उद्देश्य हांगकांग की तरह ताइवान को एक देश दो सिस्टम मॉडल पर बातचीत के लिए मजबूर करना है। इसके लिए चीन विगत 1.5 वर्षों से ग्रे जोन रणनीति काम कर रहा है, 1.5 वर्षों से। और ताइवान एवं अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर नए तरीके से दबाव देकर ताइवान को बातचीत के जरिए एकीकरण के लिए मजबूर करना चाहता है और इसके लिए ताइवान की जनता के राजनीतिक विचारों के साथ मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और फिर व्यवहारिक परिवर्तन प्राप्त करने का उद्देश्य में लगा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्य क्षमताओं के निर्माण के प्रयासों को बंद कर दिया। ताइवान का एकीकरण शी जिनपिंग और चीन की सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ताइवान जलडमरू को आंतरिक जलमार्ग के रूप में दावा करते हुए चीन ने पिछले 4 वर्षों में लगभग दैनिक आधार पर ताइवान के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी सेना भेजी और जिससे ताइवान जलडमरू की यथास्थिति को बदला जा सके। ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन, जापान और फिलीपींस के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करता है तथा वैश्विक व्यापार एवं सुरक्षा के लिए अहम है। चीन यदि ताइवान को हड़पने में सफल हो जाता है तो हिंद महासागर में चीनी नौसेना की आवाजाही भी स्वतंत्र रूप से हो जाएगी, जो हिंद महासागर प्रशांत महासागरीय देश के लिए सामरिक चुनौती प्रस्तुत करेगी। और इस क्षेत्र में ऐसा कोई देश नहीं है जो चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर सके। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका प्रभाव भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ताइवान के बाद चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने दावों को लेकर भी आक्रामक हो सकता है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के माध्यम से चीन भारत की उपेक्षा करते हुए गुलाम जम्मू कश्मीर में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। इसलिए चीन के प्रति भारत को अपनी वन चाइना नीति को बदलने की आवश्यकता है। ताइवान की पहचान तो चीन के दावे के विपरीत ताइवान की युवा ताइवान के लोकतंत्र की तुलना में चीन का हिस्सा बनने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं और अपनी पहचान ताइवान के निवासी के रूप में देखते हैं। चीन की योजना इस बात को स्पष्ट करती है कि यह ताइवान की राजनीति को अमेरिका, जापान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक अविश्वसनीयता पैदा करना चाहता है तथा ताइवान की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए चीन ताइवान में सामाजिक राजनीतिक अशांति पैदा कर तख्तापलट करने के लिए चीनी समर्थकों का भी उपयोग कर सकता है। और चीन की सैन्य मानसिकता व वर्चस्ववादी प्रवृत्ति के कारण ताइवान की स्वायत्तता संकट में दिख रही है। ऐसे में वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों को उभरने से रोकने के लिए चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के प्रयास हो और जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को संगठित कर चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाया जाए। तो ये आप देखेंगे दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है आपका। ये एक जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा। प्रदूषण का प्रहार झेलती महिलाएं। मैंने आप लोगों से कहा ना, प्रदूषण किसी भी तरह का हो, तापमान की बात कर लीजिए, जलवायु परिवर्तन की बात कर लीजिए, इससे प्रभावित हर वर्ग है, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, चाहे आप देखिए कोई और वर्ग हो, बच्चे हों, जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, गरीब देश हों, अमीर देश हों, गरीब आदमी हों, अमीर आदमी हों,
तो भारत में वायु प्रदूषण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व की लगभग पूरी आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जिसमें प्रदूषक तत्व तय दिशा निर्देशों की सीमा से कहीं अधिक है। और दिल्ली में तो आप लोग सुनते ही हैं, सांस लेना दुश्वार हो गया है। और आप देखिए जो बच्चे गर्भ में हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है, इसका उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। 2019 में इसकी वजह से करीब 67 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। प्रदूषण के नुकसान जहां बताएंगे वहां इन्हें भी बता दीजिएगा। यूं प्रदूषण सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण उन पर और अधेड़ उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य पर यह घातक असर डालता है। बुजुर्ग महिलाएं अपना अधिकांश समय घरों के भीतर व्यतीत करती हैं, मगर वे घर के भीतर भी वायु प्रदूषण से जूझ रही हैं। प्रदूषण के कारण उनके नेत्र, त्वचा, नाक, गले में खुजली, चक्कर आना, थकान, रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, अवसाद, अनिद्रा, बहरापन, मानसिक रोग, पेट संबंधी रोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये जो समस्याएं हैं ना, इन्हें भी आप लोग बता दीजिएगा। हाल ही में हुए शोध में बताते हैं कि वायु प्रदूषण से कुछ गंभीर रोग भी तेजी से बढ़े हैं जो बुजुर्ग महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। चिकित्सक मानते हैं कि वायु प्रदूषण से फेफड़ों और दिल के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि भारत में हर 1000 में से 20 बुजुर्ग वायु प्रदूषण से मनोभ्रंश के शिकार हुए हैं। बुजुर्ग महिलाओं में इसका प्रसार अधिक बताया गया। इंपीरियल के पर्यावरण अनुसंधान समूह के प्रमुख और लेखक और प्रोफेसर फ्रैंक केली के मुताबिक 21वीं सदी में स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए डेमेंशिया सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। एल और पेकिंग विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से हुए एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण मस्तिष्क भी प्रभावित होता है और इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्गों के मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। अध्ययन के मुख्य आर्थर जियाबो जेंग का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की बोलने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है। दिमाग पर वायु प्रदूषण का इतना बुरा असर होता है पर बहुत से लोग बोलने के लिए शब्द तक मुंह से नहीं निकाल पाते हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है तो उसकी अनुभूति की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है। कभी कभी वायु प्रदूषण की बात उठती है तो घरेलू वायु प्रदूषण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण कई तरह की जानलेवा बीमारियों की वजह है। अंदरूनी हवा उतनी ही विषैली होती है जितनी की बाहरी। शहरी परिवेश के साथ ग्रामीण परिवेश में भी घरों में मौजूद वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। जर्नल बीएमसी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं अपने घरों में वायु प्रदूषण के संपर्क में है उनमें याददाश्त, रोजमर्रा के कामों को करने की क्षमता, तार्किक और बौद्धिक क्षमता अन्य महिलाओं की तुलना में कम है। आज भी आप देखते हैं कि विकासशील देशों में अधिकांश ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए दुनिया में करीब 1/3 आबादी मिट्टी का तेल और आप देखेंगे लकड़ी और फसलों के अवशेष, गोबर और कोयला आदि इस्तेमाल करती है और जो कि घरों में आप देखते हैं कि हानिकारक वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ग्रामीण परिवेश में किए शोध और आंकड़े बताते हैं कि यह खतरा बुजुर्ग और अधेड़ महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है। कोयले के संपर्क में रहने वाली महिलाओं के फेफड़ों के कैंसर का जोखिम दोगुना होता है। और आप देखिए मेडिसिन जर्नल ट्रांसलेशनल साइकेट्री द्वारा 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि वृद्ध महिलाएं जो उच्च स्तर के बारीक कण वाले पदार्थ सहित प्रदूषण क्षेत्रों में रहते हैं वे तेजी से उम्र बढ़ने और दिमाग की कमजोरी का अनुभव करते हैं। उनमें मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं। स्पेन की बार्सिलोना में यूरोपीय रेस्पिरेटरी सोसाइटी इंटरनेशनल कांग्रेस में प्रस्तुत किए गए नए अध्ययन से पता चला कि महिलाओं के लिए डीजल के धुएं में सांस लेना जानलेवा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने डीजल निकास के संपर्क में आने से लोगों को खून में बदलाव की बात कही है। इससे महिलाओं में सूजन, संक्रमण और हृदय रोग से संबंधित रक्त के घटकों में परिवर्तन पाए गए हैं। शोध के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर के लगभग 10 में से 1 मामले के लिए बाहरी वायु प्रदूषण एक कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण के कण कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें कैंसर का जोखिम हो सकता है। और हार्वर्ड टीएच के नेतृत्व में एक अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बुजुर्गों में अवसाद का खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ 5 दिनों तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बुजुर्ग महिलाओं में आघात का खतरा बढ़ सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेलबर्न स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए नए अध्ययन से पता चला कि वातावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए खतरनाक है। अध्ययन के अनुसार बढ़ती उम्र में वायु प्रदूषण का संपर्क महिलाओं में बोन मिनरल डेंसिटी में कम
कमी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस से भी जुड़ा है। इसकी वजह से हड्डियों के टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। इससे पहले भी शोध में इस बात के सबूत सामने आए कि वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। 1990 से सन 2019 के बीच कम होती बोन मिनरल डेंसिटी और उनमें टूटन के कारण विकलांगता में 121% में वृद्धि हुई है। शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण के सूक्ष्म कणों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाएं में हृदय संबंधी रोग के जोखिम और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि स्तन कैंसर की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि उन महिलाओं में पाई गई जिनका संपर्क पार्टिकुलेट मैटर स्तर PM 2.5 से अधिक था। मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं, तेल कोयला जलाने या लकड़ी के धुएं आदि से में PM 2.5 अधिक होता है। बुजुर्ग महिलाएं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। उन्हें उन खतरों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी हवा कितनी खराब हो सकती है। इसे कम करने के और इसमें खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, और वे जहाँ रहती हैं और वहाँ वायु की गुणवत्ता की दैनिक आधार पर निगरानी करें, और जहाँ प्रदूषण अधिक है वहाँ ना जाएं। औद्योगिक प्रदूषण वाली जगहों से दूर रहें। घर में खाना पकाने और रोशनी के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें। रसोई का क्षेत्र अच्छी तरह हवादार हो। स्टोव, चिमनी, अन्य उपकरणों की रखरखाव करें और ताकि कुशलतापूर्वक ईंधन जला सकें। भवन और पेंट उत्पाद, सफाई, घरेलू रसायनों को सहित इंडोर प्रदूषक के अन्य सामान्य स्रोतों से सावधान रहें। हमारे बुजुर्ग जितने स्वस्थ होंगे, वायु प्रदूषण के संपर्क के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।